नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद का हमला बदस्तूर जारी है। आजाद ने आज कहा कि हमने राहुल गांधी को नेता बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनकी राजनीति में रुचि ही नहीं है, वे एक जगह टिकते ही नहीं हैं। आजाद ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी की रणनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने की उनकी रणनीति से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता असहमत थे। आज एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कई बातों का खुलासा किया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 2019 के चुनाव में मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी में एक राय नहीं थी। ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया है कि इसमें साझा रणनीति नहीं थी और अलग अलग विचारधारा इस रणनीति को लेकर के थी। इसमें प्रमुख मुद्दा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमले, और उनके खिलाफ व्यक्तिगत हमलों के कई नेता खिलाफ थे कि इस तरह से नहीं देना चाहिए, व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए। राहुल गांधी चाहते थे कि इस तरह के हमले हों, लेकिन राहुल गांधी से कई वरिष्ठ नेताओं ने असहमति जताई थी। ये गुलाम नबी आजाद ने खुलासा किया है। चौकीदार चोर है। 2019 में रफाल के बाद इस तरह का नारा राहुल गांधी ने दिया था, लेकिन इस नारे से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सहमत नहीं थे। तब राहुल गांधी ने एक मीटिंग में पूछा था कि जो चुनाव अभियान चला है इसमें किस किस नेता ने इस नारे का प्रयोग किया है, इस बारे में राहुल गांधी ने सवाल पूछा था। राहुल गांधी ने बाद में सभी वरिष्ठ नेताओं से कहा था, उस बैठक में मौजूद नेताओं से कहा था कि जिसने किया वो अपना हाथ खड़ा कर दें। ये गुलाम नबी आजाद ने आज बताया है। कांग्रेस की उस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, AK एंटनी भी मौजूद थे। इसके साथ साथ गुलाम नबी आजाद तो खुद थे ही, और पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम भी उस बैठक में मौजूद थे। गुलाम नबी आजाद ने एनडीटीवी से कहा कि हाथ उठाने के बजाय मैं कुर्सी में धंस गया। और क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि हम मोदी का राइट लेफ्ट सेंटर विरोध कर सकते हैं, यह गुलाम नबी ने कहा, लेकिन व्यक्तिगत हमला उनके ऊपर नहीं कर सकते। क्या कैबिनेट मंत्री रहे नेता इस तरह की भाषा बोल सकते हैं? और यह सवाल गुलाम नबी आजाद ने उठाया था और उन्होंने कहा था कि इसको लेकर के एक राय नहीं थी। राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद के हमले आज भी लगातार जारी रहे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति में दिलचस्पी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें लीडर बनाने का तमाम प्रयास किया, लेकिन वो रुचि ही नहीं लेते हैं, एक जगह पर टिककर नहीं रहते हैं। लेकिन जिस तरह से गुलाम नबी आजाद लगातार राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं, इसके बाद उनके बयानों को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गुलाम नबी आजाद ने अभी पार्टी क्यों छोड़ी, अभी वो ये सारे बयान क्यों दे रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी जल्दी ही भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें कि महंगाई, बेरोजगारी के तमाम मुद्दे भी छाए रहेंगे। इसके साथ साथ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी इसी साल के अंत में होने जा रहे हैं। तो क्या उससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है गुलाम नबी आजाद के इन तमाम बयानों के जरिए? ये एक बड़ा सवाल है जो कि राजनीतिक हलकों में पूछा जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार KV प्रसाद जी हैं, साथ ही आदेश रावल जी हैं, पत्रकार लोकमत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। प्रसाद सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आप क्या देखते हैं, क्या आपको लगता है कि इस टाइमिंग में कुछ सोची समझी रणनीति है? जिस तरह से राहुल गांधी सक्रिय होने जा रहे हैं, क्या इसको लेकर के कि उनको पटरी से उतार दिया जाए, ये एक प्रयास है, या वाकई कुछ गंभीर सवाल गुलाम नबी आजाद उठा रहे हैं? अखिलेश जी, इसमें दो चीज साफ स्पष्ट है। पहली बात तो ये कि गुलाम नबी आजाद ने करीब महीने साल भर पहले G23 का जो चिट्ठी का बयान हम करते आए हैं अक्सर, और आपके प्रोग्राम में भी आया है, तो एक तरह से पार्टी के अंदर उन्होंने कुछ बातें रखी कि संगठन को लेकर किस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए और क्या उनके विचार हैं एक सीनियर नेता के तौर। अब साल दवा 1.5 साल हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, या हुई तो कोई छुटपुट कार्रवाई हुई, ऐसा उनका मानना है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि क्या ये भारत जोड़ो के प्रोग्राम के साथ देखा जाए या आने वाले जो राज्यों में चुनाव है उसके साथ, राजनीति में वक्त, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आप भी जानते हैं। और जब भी नेता कोई फैसला लेता है वो सोच के लेता है कि उसके कदम से उनको व्यक्तिगत या उनकी पार्टी को या उनके पॉलिटिकल करियर में कौन सा ऐसा मोड़ आएगा जिससे वो आगे निकल पाए। तो कोई भी एक कारण ऐसा हो सकता है, मैं नहीं मानता, कारण कई सारे हैं। वक्त अपने हिसाब से चुना है उन्होंने। अब वो आप 4 तारीख का सिलसिला मान के चलिए, हो सकता है वो एक सिलसिला है, क्योंकि शायद पहले भी हमने एक बात की थी, आपके प्रोग्राम में बात हुई थी, अगर लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, तो लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? सवाल तो वही उठता है।
और अगर आज लोग जुड़ने वाले हैं तो ये जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में सरकार के लिए कोई ना कोई समस्या पैदा करने की होगी कोशिश, ऐसा जी। आदेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं कि क्यों गुलाम नबी आजाद लगातार राहुल गांधी को निशाने पर रख रहे हैं? देखिए अखिलेश जी, जो आपने बात कही ना कि चौकीदार चोर है का नारा था, उसके ऊपर आपत्ति थी, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए और जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, उस दिन लगभग 1 बजे के आसपास राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आए थे और हम सब लोग इंतजार कर रहे थे कि आप वो क्या बोलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को इस बात का अंदेशा हो चुका था उस वक्त कि कांग्रेस पार्टी 50-55 सीटों पर सिमटने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता ने पहले से ज्यादा प्यार दिया है वोटों के जरिए, सीटों के जरिए। तो उस दिन और उसके बाद एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया था कि जो हमने ये नारा दिया कि चौकीदार चोर है, जो रफेल से, अनिल अंबानी से जुड़ा हुआ था, उसको कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने और खासकर वरिष्ठ नेताओं ने इस नारे का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बात ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी, कांग्रेस पार्टी के भीतर नेताओं के बीचों बात हो रही थी। उसकी पुष्टि आज आजाद साहब ने की है अपने इस इंटरव्यू के जरिए, तो इसमें कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद, उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी 2021 तक वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा के नेता थे, विपक्ष के, और अब जब ये 10 राज्यसभा सीटें आई तो उसमें आप देखेंगे कि माइनॉरिटी कोटे में इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा गया है राज्यसभा में, जो कि एक ही सीट मिलनी थी, माइनॉरिटी कोटे में जानी थी। तो पहले खड़गे को 2020 में राज्यसभा भेजकर उन्हें विपक्ष का नेता बनाना और उसके बाद जो उनकी बची खुची उम्मीद थी कि इस बार उन्हें पार्टी एडजस्ट कर देगी, उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी को भेज देना, यानी माइनॉरिटी कोटे में उनका खेल खत्म हो चुका था। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि चिड़िया से आपने बाज को मारा। यानी इमरान प्रतापगढ़ी बहुत यंग नेता है, अभी पार्टी के अंदर आए थे 2019 के चुनाव से पहले, और आपने गुलाम नबी आजाद जो कि इतने सीनियर नेता है संगठन से लेकर और हर पद पर रहे हैं, छोड़ दे अगर प्रधानमंत्री पद को, तो उन्हें सब कुछ कांग्रेस पार्टी के भीतर मिला है। तो उनकी उम्मीद उस दिन टूट गई जिस दिन हाल के राज्यसभा चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेज दिया गया। ठीक है आदेश जी, मैं प्रसाद जी के पास जाऊंगा। प्रसाद जी, क्या मामला सिर्फ इतना ही सीमित है, राज्यसभा या फिर पद्म सम्मान या फिर सरकारी बंगला, जैसा कि कांग्रेस के कुछ नेता बार बार गुलाम नबी आजाद पर आरोप लगा रहे हैं? ये बात कुछ ज्यादा गहरी है, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर जो शायद कई लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, बात तो मेरा मानना नहीं है कि आजाद साहब जैसे जो है लंबी पारी खेली है राजनीति में, वो महज एक अपने घर को संभालने के लिए पार्टी छोड़ देंगे जिस पार्टी के साथ वो 50 साल जुड़े रहे। मतभेद गहरे हैं, कई सारे आज बातें वो उजागर कर रहे हैं और कुछ जिन्होंने चिट्ठी में भी उजागर किया है 2 दिन पहले जो लिखा था। तो सवाल ये है कि मुद्दे गहरे हैं, पुराने हैं, उन पे सुलझ नहीं रही पार्टी का, ना ध्यान जा रहा है। और जब लगता है, देखिए उनकी जो उम्र हो गई है, वो जाहिर सी बात है कि वो तकरीबन पॉलिटिक्स के आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं। तो हो सकता है एक आखिरी राजनीतिक दाव वो अपना खेल रहे, जिसके तहत जो 50 साल की राजनीति को कोई आदमी दाव पे लगा के आगे बढ़ रहा है। तो मैं नहीं मानता कि ये जो क्या एक मकान के लिए राज्यसभा सीट में, ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स टिल्ट करने वाले हैं ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा अपना बिल्कुल जुड़ती जाती है चीजें और शायद इसीलिए जो है वो बड़ा इशू बन जाता है। आदेश जी, जाते जाते आपसे समझना चाहेंगे कि आगे आपको क्या लग रहा है कि क्या जो G23 है उसमें गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद, जितिन प्रसाद के जाने के बाद, क्या आगे और भी ऐसे नेता हैं जो जा सकते हैं? क्या एक अलग पार्टी बनाने की बात भी हो सकती है आने वाले वक्त में? देखिए अखिलेश जी, जिस पार्टी की बात गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं वो पार्टी तो सीमित होगी लगभग जम्मू कश्मीर तक, क्योंकि वहां चुनाव होना है। और जैसा आपने कहा कि क्या और भी नेता, आप देखिए गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद मनीष तिवारी का बयान देख लीजिए, आप पृथ्वीराज चौहान का बयान देख लीजिए, आनंद शर्मा के कुछ स्टेटमेंट्स देख लीजिए, तो उनको देख के लगता है कि कुछ और नेता ऐसे हैं जो इस रास्ते पे चलेंगे। और आज कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़ी मीटिंग थी उनके जनरल सेक्रेटरीज की, उसके बाद जयराम रमेश से जब हमने सवाल पूछा कि भैया बताइए अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा, आगे भी देखिएगा जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी उस दौरान भी ऐसे कई सारे नेता हैं जो ऐसे बयान देंगे और ऐसे इस्तीफा देंगे और पार्टी की लीडरशिप पे हमला करेंगे। तो कांग्रेस के लिए भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ कुछ और नेता है लाइन में जो उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रसाद जी, आपका भी धन्यवाद समझाने के लिए कि आखिर गुलाम नबी आजाद जिस तरह से राहुल गांधी को बार बार निशाने पर ले रहे हैं उसके सियासी मायने क्या है। हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दिल्ली की सियासत को लेकर अरविंद केजरीवाल और जेपी नड्डा आमने सामने।
दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आमने सामने नजर आए। हमने सुना है कि कई जगहों पे तो इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं एक एमएलए को, पर दिल्ली में ये 20-20 करोड़ दे रहे थे। 20 करोड़ ही मान लेते, चलो एक एमएलए को इन्होंने 20-20 करोड़ में खरीदा, तो 277 एमएलए खरीदे हैं इन्होंने अभी तक पिछले 5-7 साल में। 277 एमएलए दूसरी पार्टियों के, 277 एमएलए 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से 5,540 करोड़ रुपए हो गए, और 800 करोड़ रुपए दिल्ली के, तो 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस पे सरकारें गिराने में, एमएलए खरीदने में खर्च किए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक केजरीवाल साहब ने शराब नीति पर तो जवाब दिया ही नहीं है। कभी बोलते हैं हमको अंदर करना चाहते हैं, कभी बोलते हैं हमको तकलीफ दे रहे हैं, कभी बोलते हैं अरे भाई प्रदेश को घाटा हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया, आंकड़ों सहित सबने रख दिया, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा लुटा तो लुटा। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।